आप देख रहे हैं लाख टक की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने सबसे बड़ी खबर यह रखने जा रहे हैं कि आखिरकार हिंदू आतंकवाद के नाम पर क्या हमारे देश की राजनीति एक अलग ध्रुवी पर बनती चली जा रही है, क्योंकि इसी ध्रुवी पर आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। दूसरे दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, असम की 5, बिहार की 5, यूपी की 8, जम्मू कश्मीर की 2, पश्चिम बंगाल की 3, छत्तीसगढ़ की 3, ओडिशा की 5, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1 और पुडुचेरी की सीट पर वोटिंग हुई। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम से लेकर खास तक सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब एक शख्स ने बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव की ओर जूता फेंक दिया। हालांकि जीवीएल को जूता नहीं लगा, मगर अचानक हुई इस हरकत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम शक्ति भार्गव है और वो कानपुर का रहने वाला है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बीजेपी प्रवक्ता साध्वी प्रज्ञा के बारे में बोल रहे थे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस प्रायोजित हरकत करार दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी दूसरे चरण के मतदान में ही घबरा गई है और मोदी हार के डर से नर्वस दिख रहे हैं। मायावती ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मायावती ने लिखा कि बीजेपी उसी तरह व्याकुल है जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थी। मायावती ने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। यूपी के सीएम योगी के चुनाव प्रचार पर बैन लगा है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद सीएम योगी रैली या जनसभा तो नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर दर्शन के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं। अयोध्या के बाद वो वाराणसी पहुंचे और प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में पूजा की। बजरंगबली के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे। यहाँ गायों को चारा खिलाने के बाद आश्रम में बनी समाधि का भी दर्शन किया। दूसरे दौर के मतदान के दौरान कई दिग्गजों ने अपना नामांकन भी भरा। हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई पूनम सिन्हा ने लखनऊ से पर्चा भरा और उसके बाद रोड शो भी किया। पूनम सिन्हा के रोड शो में पति शत्रुघ्न सिन्हा और उनके बेटे के अलावा एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। वहीं अखिलेश ने आजमगढ़ से पर्चा भरने के बाद रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इनके अलावा सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने भी नामांकन किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सुशील मोदी ने पटना हाईकोर्ट में राहुल के खिलाफ अर्जी दाखिल की। सुशील मोदी ने राहुल के उस बयान पर विरोध दर्ज कराया जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम का जिक्र कर पीएम मोदी पर आरोप लगाए थे। एफिडेविट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्नाटक की कोलार की एक सभा में उन्होंने देश के सारे मोदियों को चोर कहा है। प्रियंका गांधी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा, मैं आपको सस्पेंस में ही रखना चाहूंगा। सस्पेंस हमेशा बुरा नहीं होता। न मैं हाँ कर रहा हूँ और न ही मना करूंगा। राहुल से पहले प्रियंका गांधी ने इस सवाल पर कहा था कि पार्टी उन्हें जहाँ से चुनाव लड़ाएगी वो लड़ने को तैयार है। पश्चिम बंगाल से दूसरे दौर के चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली। रायगंज में सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के कार पर पथराव किया गया, जबकि एक बूथ पर कुछ उपद्रवी घुस गए और ईवीएम को तोड़ डाला। वहीं एक बूथ के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो न्यू जलपाईगुड़ी में बूथ के बाहर बीजेपी के ऑफिस को जलाने की कोशिश भी हुई, जिसका इल्जाम बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने बंगाल में हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड वर्गीस भी शामिल है। नक्सली कमांडर वर्गीस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के झटके पूर्वी ताइवान में सबसे ज्यादा महसूस किए गए और ताइवान की राजधानी ताइपे में भारी तबाही की खबर मिली है। यहाँ की कई इमारतें जमींदोज हो गई। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब राष्ट्रवाद से आगे बढ़ते हुए हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को मोड़ना चाहती है। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म क्या हुआ, हिंदू आतंकवाद और तथाकथित तौर पर भगवा आतंकवाद के बड़े मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सामने है।
विपक्षी दल आज भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा है मैदान में, जिनके ऊपर मालेगांव ब्लास्ट का आरोप लगा हुआ है और मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर जितने हमले किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका न सिर्फ मजबूती से पलटवार कर रही है बल्कि विपक्षियों को हिंदू आतंकवाद के नाम पर घेर भी रही है। युद्ध के लिए निकले हैं। साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूँ। किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं। अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? टेररिज्म को वो राजनीति में लाना चाह रहे हैं। आपको दर्द क्यों हो रही है? साध्वी के आने के बाद मुझे लगता है कि चुनाव भी नहीं होगा भोपाल में, बिल्कुल एक तरफा दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। जितने मुंह उतना विरोध और जितना विरोध उतना बड़ा घमासान। साध्वी प्रज्ञा के बहाने बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है तो विरोधी हमलावर हैं। शिकायत कांग्रेस को भी है, उमर अब्दुल्ला को भी और महबूबा मुफ्ती को भी। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं अगर एक आतंकवादी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती हूं तो क्रोध की कल्पना कर सकते हैं। चैनल महबूबा टेररिस्ट हैशटैग ट्रेंड करते हुए हमला करने लगते। इन लोगों के अनुसार जब भगवा कट्टरपंथियों की बात हो तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मुसलमानों की बात हो तो सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं। निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है। सवाल साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर ही नहीं, बीजेपी के पूरे एजेंडे पर है और इसलिए राजनीति की रार छिड़ी है। साध्वी प्रज्ञा इसे धर्म युद्ध बताकर बिना कहे सब कुछ कह देती हैं। हम धर्म युद्ध के लिए निकले हैं। हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं। कांग्रेसियों ने इतने वर्षों से जो देश को भ्रमित किया है, धर्म पर कुठाराघात किया है, राष्ट्र धर्म पर कुठाराघात किया है, इन सब चीजों को लेकर के मैं समाज में जाऊंगी। जब सियासी युद्ध धर्म का होगा तो वोट कर्म से कैसे तय होगा, और ये तो बीजेपी बखूबी जानती है कि जब बात धर्म की होगी, जातियों का बंधन भी तार तार होगा। तो विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार है। बीजेपी बार बार वोटर को कथित भगवा आतंकवाद की याद दिला रही है और इसी नाते वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस प्रकार साध्वी प्रज्ञा का उत्पीड़न किया गया कांग्रेस के सरकार के कारण, एक षड्यंत्र के तहत उनको कई केसेस में उनके साथ अन्याय किया गया, उनको कई यातनाएं दी गई। ऐसे साध्वी प्रज्ञा को कई केसेस में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और हिंदू आतंकवाद के नाम पर जो साजिश कांग्रेस सरकार ने रचा था वो पूरी तरह उसका पर्दाफाश हो गया है, उसका पूरा एक्सपोजर हो गया है। तो सियासी अखाड़े में धर्म के नाम पर वोट का दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए जो धर्म युद्ध है, कांग्रेस और विपक्ष उस पर हमलावर है। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग में साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ अर्जी दी है। साध्वी प्रज्ञा का केस कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया जा रहा है और धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित परिवार ने भी एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की अपील की है। यानी कहे कोई कुछ भी, लेकिन राजनीति के अखाड़े में फिर हिंदू मुसलमान का दांव चला जा चुका है और कथित भगवा आतंकवाद की लड़ाई अब जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। गौर करने वाली बात यह है कि यह लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ हिंदू आतंकवाद की नहीं है। दरअसल इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात सामने आएगी संवेदनाएं, और वो इसलिए क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तकरीबन 24 दिनों तक पुलिस हिरासत में रही थी। बकौल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो उन्होंने न्यूज नेशन के सम्मेलन समारोह के दौरान कहा था, 11 दिन बिना किसी वारंट के और 13 दिन सरकार के यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के हाथों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए थे। ऐसे जुल्म जिसकी कल्पना मात्र से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रोने लगती हैं। जनता के बीच में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने ऊपर हुए जुल्मों को, पुलिसिया अत्याचार को जब बयां करते हुए रोएंगी तो ये संवेदनाएं वोट कैसे बरसाएंगी, इसकी बस कल्पना कीजिए आप। रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें भय होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे, खून आ जाएगा, बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे।
बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे, जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1-8 घंटे में, और फिर पीटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। आंखों में आंसू, जुबान पर दर्द की अंतहीन दास्तान। और भोपाल के सियासी रण में हिंदुत्व का झंडा थामे साध्वी प्रज्ञा ने इसी को बनाया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। आप देश के भक्ति की बात मत करिए, आप देश के हित की बात मत करिए। अगर देश के हित की बात आप करने लगेंगे तो सत्ता पर वो कैसे विराजमान रह पाएंगे। वो कांग्रेस पर आरोप लगाती हैं, जेल में खुद पर हुए जुल्म की बात कहती हैं तो आंखें भर आती हैं। और वो उस बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूझ के चला आता है, आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। बोलते बोलते गला रुंध जाता है तो साध्वी कुछ पल खामोश हो जाती हैं। लेकिन दर्द की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात पीटते थे। साध्वी प्रज्ञा की बातों ने वहां बैठे कार्यकर्ताओं में भी उबाल ला दिया। वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। साध्वी के पास आरोपों की कोई कमी नहीं और दिग्विजय सिंह इन आरोपों का प्रमाण मांग रहे हैं, तो साध्वी प्रज्ञा हर सबूत देने का दावा कर रही है। लेकिन इतना साफ है कि दिग्विजय सिंह के लिए लड़ाई मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आंसू चुनाव के वक्त के हैं और अगर ये वोटर के दिल में उतर गए तो साध्वी की जीत पक्की हो जाएगी। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। 1947 से लेकर आज तक के भारतीय राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए। जब भी संवेदनाओं का सैलाब आया तो वोट बरसे हैं उस संवेदना की बाढ़ में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं संवेदनाओं को उकेरने की कोशिश की है। इस बीच जब विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार प्रहार हो रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी बचाव का मोर्चा संभाला। बीजेपी के मुख्यालय में जीवीएल नरसिम्हा राव, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और प्रवक्ता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव कर रहे थे और उसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी परिकल्पना कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नहीं कर सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीच में मौजूद एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया। एक नहीं, उसके बाद दूसरा जूता भी उछाला। जीवीएल नरसिम्हा राव बच गए, लेकिन इस जूता उछालने के कांड ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बड़ी उथल पुथल मचा दी। पत्रकारों के बीच से फेंका गया यह जूता अपने आप में बहुत सारी बातें कह गया। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता चलाने की कोशिश की, उस व्यक्ति का नाम है शक्ति भार्गव। पेशे से शक्ति भार्गव पत्रकार नहीं, डॉक्टर हैं। इनके पास एक विजिटिंग कार्ड भी मिला है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है और पेशा भी अंकित है। शक्ति भार्गव खुद को विसल ब्लोअर बताते हैं और अपनी फेसबुक पोस्ट पर कई निजी और पीएससी कर्मचारियों की आत्महत्या का मामला भी उठा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जूता उन्होंने विरोध के तौर पर फेंका है। कानपुर के रहने वाले शक्ति भार्गव सिविल लाइंस में रहते हैं और वहां पर अस्पताल भी है उनके, और अपने अस्पताल पर आईटी रेड का वो हवाला देते हुए, इसका विरोध करते हुए वो दर-दर भटक रहे थे और ऐसे में अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर जूता फेंकने का ये कांड किया। शक्ति भार्गव ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जूता क्या फेंका, इसके साथ साथ उसके पूरे परिवार ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। हर कोई यही कहता है कि शक्ति भार्गव दरअसल दिग्भ्रमित है। कोई मतलब नहीं है। बस आपके कई बेटे हैं? अच्छा, कई बेटे हैं? मेरे दो वो बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा है। क्या नाम उसका जो बेटा नहीं है आपका? बेटे तो है ना? जो बेटा नहीं है उसका नाम शक्ति भार्गव। तो उन्होंने एक जूता चलाया है वहाँ पे किसी का? क्या करूँ उसके लिए? नहीं तो क्या हो सकता है वो कि मतलब क्यों चलाया, क्या कारण हो सकता है? मैं कहता रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मुझसे पूछ रहे। वो किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। पूरा दिमाग उसका वो है वहाँ।
शक्ति भार्गव के परिवार का कहना है कि शक्ति भार्गव को 1 साल पहले ही बेदखल किया जा चुका है, लेकिन जूता फेंकने के इस कांड को लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। Condemnable action on the part of this was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. I think I would request all of you to please continue sitting here. Because we won't get deterred by these criminal elements in the society. We will not be deterred by such negative elements. We condemn this action and we expect the entire media to condemn this action which you have witnessed in this very press conference. तो आइए इस मुद्दे पर लाख टके की बात क्या है। लाख टके की बात यह है कि हिंदू ध्रुवीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर महज बहाना है। दरअसल हिंदू वोट को एकत्रित करना निशाना है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर एक तरह से चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस भी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को सामने रख रही है, क्योंकि जब हार्डकोर हिंदुत्व की बात होती है तो उसमें सबसे पते की बात यह है कि वो हिंदू जो अपने आप को मॉडरेट समझते हैं, वो हार्डकोर हिंदुत्व से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और कांग्रेस इसी हार्डकोर हिंदुत्व से अलग हुए वोट को अपनी झोली में डालने की कोशिश कर रही है। आइए अब जरा बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक नया दौर आज देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में जो हिंसा देखने को मिली वो अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए रही क्योंकि रायगंज में नेशनल हाईवे पर सीपीएम के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर पथराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को मारकर लटका दिया गया। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बयां करती हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उत्तेजक हो चुके हैं, उग्र हालत में वो क्या क्या गतिविधियां करते हैं। पुलिस की कार्रवाई बड़े पैमाने पर होती है। बीजेपी के दफ्तर में भी दिक्कतें फैलाई जाती हैं और पोलिंग बूथ पर बीजेपी के जो काउंटर्स होते हैं उनको तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। यह बताता है कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है जिसने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा के इतिहास को एक नई पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। सीपीएम नेता की गाड़ी पर हमला, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कहीं मतदान केंद्र पर ईवीएम को तोड़ा, कहीं सुरक्षा बलों को चलानी पड़ी लाठियां। हिंसा और उपद्रव की ये तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं। दूसरे दौर के चुनाव के दौरान जगह जगह जंग का मैदान नजर आया। रायगंज से आई ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग का हाल बयां कर रही हैं। यहां उपद्रवियों ने NH-34 पर जाम लगाने की कोशिश की ताकि आसपास के इलाकों से मतदाता पोलिंग बूथ पर ना पहुंच सके, लेकिन फौरन ही पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई और फिर तमाम गुंडों की खूब खबर ली। वहाँ का कुछ गांव है जहाँ से वोटर निकल रहा था वोट देने के लिए, रास्ता में उन लोगों का एपिक कार्ड और उसको मारपीट करके छुड़ाया गया, भगा दिया गया। कौन लोग? कुछ लोग हैं जो ऐसा किया। सुरक्षा बल के जवानों ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालात इतने बदतर हो गए कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पश्चिम बंगाल में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी हैं ये तस्वीरें, जहां सीपीआई-एम के प्रत्याशी को भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि जब सलीम अली अपने कार्यकर्ताओं के साथ पोलिंग बूथ का मुआयना करने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। आरोप लगाए गए कि लाठी डंडों और पत्थरों से लैस दर्जनों टीएमसी कार्यकर्ता उन पर टूट पड़े और देखते ही देखते पूरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। हम लोग सलीम साहब आपको बूथ में विजिट करने के लिए गया था आगडिमटी अंचल में, तो उसमें से पाटोगरा जो बूथ है 37 नंबर और 38 नंबर में वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर देखा था कि हम लोगों का सीपीआई-एम पार्टी का पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ओपन वोट कर रहा था, छप्पा वोट कर रहा था। एक बूथ से निकल के दूसरा बूथ में जब जा ही रहा था उसी पर सलीम साहब पर अटैक कर दिया। सिर्फ दूर दराज के इलाके ही नहीं, बीच शहर में भी खुलेआम गुंडागर्दी की कोशिश की गई।
रायगंज शहर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दिन दहाड़े मतदान केंद्र में घुसकर फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगे। रायगंज से बीजेपी की महिला प्रत्याशी देवाश्री चौधरी ने आरोप लगाया कि ऑब्जर्वर की शिकायत पर जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंची तब जाकर हालात सुधरे। चोपड़ा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आईं। आरोप है कि यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतदान रोकने के लिए ईवीएम को ही तोड़ डाला। कोटगाज इलाके में जब लोग वोट डाल रहे थे तभी कुछ उपद्रवी वहां पहुंचे और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आरोप तो ये भी लगे कि गुंडों ने बम भी चलाए। इस दौरान बीजेपी समर्थकों से उनकी झड़प भी हुई। এখানে কি হয়েছে? এখানে বম মারা হয়েছে। আচ্ছা, কারা করেছে? টিএমসিটা। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें दिन भर आती रहीं और आरोप के केंद्र में सत्ता पर काबिज टीएमसी ही रही। कहा तो ये भी गया कि ज्यादातर जगहों पर हंगामे की वजह राजनीतिक से ज्यादा सांप्रदायिक थी। मगर सूबे में सरकार संभाल रही ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई अपील जारी की गई। टीम न्यूज़ नेशन। परिवर्तन मां माटी मानुष, ये नारा था 2011 में जब ममता बनर्जी ने राज्य में सत्ता हासिल की थी। लेकिन परिवर्तन आज कहां दिखाई दे रहा है? पूरा देश दिख रहा है। कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। वामपंथी दलों के साथ जो राजनीतिक हिंसा होती थी उससे कहीं ज्यादा आज तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी चुप हैं। एक ऐसी पार्टी की मुखिया जिन्होंने 44% महिलाओं को टिकट दिया है, वो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर चुप रहती हैं। ममता बनर्जी आखिरकार क्यों चुप रहती हैं? पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से करीब 39% यानी 15 सीटों पर टीएमसी ने महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों में से है। हालांकि ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कहता है कि ममता बनर्जी भले ही टिकट के बंटवारे में महिलाओं की पक्षधर रही हों, लेकिन अपने सूबे में महिलाओं के साथ अपराध को रोकने में वो फेल नजर आ रही हैं। और इस बात की तस्दीक करती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट, जो 2017 में जारी हुई, जिसके मुताबिक 2016 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। साल 2016 में पश्चिम बंगाल में महिला अपराध की कुल संख्या 32,513 रही। इनमें रेप के 1,110 केस और सेक्सुअल हरासमेंट के 663 रिपोर्ट सामने आई। ये आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 8 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है और 2016 में ममता बनर्जी की दूसरी बार सरकार बनी। सिर्फ 2016 ही नहीं, उससे पहले भी महिला अपराध में बंगाल पीछे नहीं रहा। 2015 के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला अपराध के 38,424 मामले दर्ज हुए, जबकि 2014 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के 33,315 केस रिकॉर्ड किए गए। ये आंकड़े भले ही पुराने हों, मगर साल 2017 और 2018 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं कम नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी जिस महिला सशक्तिकरण के दम पर राजनीति करती हैं, जिनका चुनावी नारा ही मां माटी और मानुष रहा हो, वो महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर खामोश क्यों हो जाती हैं? टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आज की तीसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी पति अपनी पत्नी की बात को नहीं टाल सकता। भाई कैसे करे, घर में आपको रहना है कि नहीं रहना है। अब ऐसे में पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, और वो भी कांग्रेस के अपने प्रत्याशी के खिलाफ। अब जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा धर्म पाश ये है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पटना से प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, और वो भी कर रहे हैं किसके खिलाफ? कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ। लेकिन भाई सारी खुदाई एक तरफ, बीवी एक तरफ। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए मार्च हो रहा है। एक मंच पर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा, डिंपल यादव आसपास लहराते समाजवादी पार्टी के झंडे, सियासी विरोधियों पर वार करते शॉटगन। चौंकी मत, ना तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई समझौता हुआ है और ना ही डिंपल यादव शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव प्रचार करने पटना साहिब पहुंची है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां बतौर एसपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा नामांकन दाखिल करने पहुंची, तो इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और बिहार की पटना साहिब सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
लखनऊ सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री राजनाथ सिंह को चुनौती देने के लिए महागठबंधन ने पूनम सिन्हा को टिकट थमाया है। पहली बार चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी का साथ देने शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी नेताओं के साथ न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि एसपी बीएसपी नेताओं की तारीफ भी की। शत्रुघ्न ने कहा कि पत्नी धर्म निभाने के लिए वो लखनऊ आए हैं, लेकिन मंदिर दर्शन के बाद लखनऊ से पर्चा भरने वाले कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद कृष्णम ने उन्हें पार्टी धर्म भी याद दिलाया। परिवार का मुखिया होने के नाते, पति होने के नाते मेरा ये फर्ज है, धर्म है, मैं घर का परिवार का साथ दूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज इस कार्यक्रम में मैं अपने बच्चों के साथ भी पहले लव कुश को लेकर आया। शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के पटना में प्रत्याशी हैं। यहाँ उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। उन्होंने यहाँ आकर अपना पत्नी धर्म निभाया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो पार्टी धर्म भी निभाएं। दिलचस्प है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता होने के बावजूद शत्रु ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी के लिए प्रचार किया। अब बिहारी बाबू कितनी भी सफाई दें, लेकिन उनकी इस न्याय यात्रा ने कांग्रेस को धर्म संकट में जरूर डाल दिया है। अनिल यादव के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन, लखनऊ।